Hello guys, this is Mansi from evidyati.in. I'm here again with a new chapter, this time chapter number 5, data handling. So this is an introduction video जिसके अंदर हम इस chapter के जो topics हैं उनको discuss करेंगे. So let's quickly get started. Now the first topic in this is pictograph. अब pictograph word आपने शायद पहले सुना होगा. pictograph में क्या होता है? पिक्टोग्राफ की हेल्प से हम डाटा को पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि लेट्स सपोज आपको एक स्टूडेंट का गिवन है या लेट्स सपोज एक स्टोर ले लेते हैं. एक स्टोर में पेन सेल हो रहे हैं एंड आपको रोज का बता रखा है कि इस दिन इतने पेन सेल हुए. ठीक है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द डाटा मंडे को लेट्स सपोज 30 पेन सेल हुए. राइट. सो 30 पेन्स को अब आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. तो या तो आप एक एक करके 30 पेन बना लो या फिर हम यहाँ पे ये एक पेन बनाया हमने एंड हमने इसको बोल दिया कि एक पेन 10 पेन्स को रिप्रेजेंट करता है. मतलब अगर एक बना हुआ है तो मतलब 10 पेन्स है. सो मंडे का डाटा कैसे रिप्रेजेंट होगा? 1 2 3. राइट. सो दिस 3 represents 30 पेन्स और यही हमें गिवन है कि मंडे को 30 पेन्स है. तो हमने यहाँ 3 पेन्स बनाए मीन्स 30. ओके. सिमिलरली ट्यूसडे के लिए गिवन है लेट्स सपोज 20 पेन्स. सो 1 2. अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 20 बिकॉज एक 10 रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दो 20 रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरह वेडनेसडे को लेट्स सपोज गिवन है 25 पेन्स. अब एक पेन 10 रिप्रेजेंट करे तो 25 शो कैसे करोगे? ये हो गया 10, देन दिस इज 20. अब ये 20 हो गया, हमें 25 करना है. एक पेन 10 शो करे तो मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा? हाफ पेन बनाओगे. सो अगर लेट्स सपोज ये मैंने मान लेते हैं ये हाफ पेन बना है. सो दिस हाफ रिप्रेजेंट्स के यहाँ पे 25 पेन्स है. सो कोई भी फिगर आपके पास अगर फुल है और साथ में फिर एक हाफ है, लेट्स सपोज आपको कोई पिक्टोग्राफ गिवन है और उसमें ये शेप बनी हुई है और इसका गिवन है कि इसका मतलब है 100 ब्रिक्स. ठीक है. सो एक 100 ब्रिक्स है. अगर इस तरह से बना हुआ मीन्स दिस इज हाफ. सो 100 का हाफ क्या हो जाएगा? 50. मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा 50 ब्रिक्स. ओके. सो ये होता है पिक्टोग्राफ जिसमें हम पिक्चर्स की हेल्प से अपना डाटा प्रेजेंट करते हैं. ओके. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बार ग्राफ. अब बार ग्राफ भी आपने सुना होगा. बेसिकली जितने भी अभी टॉपिक्स चल रहे हैं ये हमने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी करा हुआ है. सो बार ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो बार ग्राफ में क्या होता है? सबसे पहले ग्राफ पेपर चाहिए होता है आपको. नाउ उस ग्राफ पेपर में जब हम बार्स की हेल्प से कुछ डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज बार ग्राफ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये मेरा ग्राफ पेपर है. इसमें दिस इज दी वाई एक्सिस, दिस इज दी एक्स एक्सिस. अब आपको जो डाटा गिवन है वो लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है. एक स्टूडेंट का आपको मार्क्स गिवन है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसके कितने मार्क्स आए. सो हमने यहाँ पे लेट्स सपोज सब्जेक्ट्स ले लिए एंड यहाँ पे मार्क्स ले लिए. सो 5, 10, 15, 20, 25. लेट्स सपोज 25 मार्क्स का एग्जाम था तो हमने 25 तक मार्क्स ले लिए. अब सबसे पहले इंग्लिश में लेट्स सपोज गिवन है 17 मार्क्स. सो वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया. दिस इज फॉर इंग्लिश. सिमिलरली हिंदी में 15 मार्क्स हैं. सो ये हिंदी का हो गया. देन मैथ्स में 22 मार्क्स हैं. तो ये हमने ऐसे में कोई भी रैंडम डाटा ले रही हूँ, बस आपको मैं बता रही हूँ कि बार ग्राफ कैसे बनता है. सो यहाँ पे हमने मार्क्स लिए थे, यहाँ सब्जेक्ट. सो जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स है उतना बड़ा उसका बार बन जाएगा. ओके. सो ये होता है बार ग्राफ. इसी के साथ एक आता है डबल बार ग्राफ. सो व्हाट इज डबल बार ग्राफ? डबल बार ग्राफ में क्या होता है? हम डाटा को अगर एक साथ कोई ऐसे 2 डाटा दे रखे थे तो उसे एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे? लेट्स सपोज ये जो मार्क्स थे, सेम एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड करते हैं. अब ये जो इंग्लिश में 17 मार्क्स थे ये सेमेस्टर 1 के थे. अब मैं आपको कह रही हूँ कि
सेमेस्टर 2 में 20 मार्क्स आए, सो रेदर देन मेकिंग अ न्यू ग्राफ हम इसी में ही एक और बार बना देते हैं 20 के लिए। यहाँ पे स्पेस हम इक्वल रखते हैं, मतलब ये जो साथ वाला है ये तो हम इसके बिल्कुल साथ बना देते हैं, बाकी जो बीच में गैप रहेगा वो इक्वल रहेगा। और हिंदी में लेट्स सपोज 15 हो गए मार्क्स एंड मैथ्स में 25 हो गए। सो इस तरह से डबल बार ग्राफ बनता है, ठीक है। सो ये था, दिस वाज अबाउट बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब अगर आपके पास कुछ डाटा गिवन है, लेट्स सपोज वो डाटा हम इस तरह से लेते हैं कि 3 अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, M, O एंड N। सो ये 3 अलग अलग अल्फाबेट्स है। अब डाटा आपको इस तरह से गिवन है कि मैं ऐसे कुछ भी रैंडम डाटा ले रही हूं, ठीक है, इतना ले लेते हैं। सो ये हमें डाटा गिवन है। अब इस डाटा को आपको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि आप क्या करोगे, जैसे सबसे पहले हमने लेटर M ले लिया, तो M कितनी बार आ रहा है हम काउंट करेंगे। देन हमने लेटर O ले लिया, देन O कितनी बार आ रहा है हम वो काउंट करेंगे। सिमिलरली N देखेंगे और वो कितनी बार आ रहे हैं वो काउंट करेंगे। नाउ इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं एक टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म में मतलब विद इन अ टेबल। तो सबसे पहले जो हमने टेबल का फर्स्ट कॉलम लेंगे उसका हमने नाम रख दिया अल्फाबेट, बिकॉज ये जो 3 अल्फाबेट है वो हम यहाँ पे लेंगे। देन नेक्स्ट वील टेक टेली मार्क्स, ठीक है। टेली मार्क्स क्या होता है, टेली मार्क्स भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म होती है। जैसे कि अगर आपको 1 लिखना है तो 1 लाइन, 2 लिखना है तो 2 लाइन्स, 3 लिखना है तो 3 लाइन्स, 4 लिखना है तो 4 लाइन, 5 लिखना है तो 1 स्लैंटिंग लाइन, मतलब 4 के आगे एक स्लैंटिंग लाइन। टेली मार्क्स भी हमने पहले किया हुआ है। सो टेली मार्क्स समझ आ गया। अभी फिलहाल हम इस टेबल को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इस साइड पे। सो दिस इज फॉर अल्फाबेट, दिस इज फॉर टेली मार्क्स एंड देन लास्ट होता है हमारा जो यहाँ पे है विच इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट या जो भी हम ले रहे हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, और वो जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी को ही हम टेली मार्क में लिखते हैं। जैसे कि लेट्स स्टार्ट दिस। सो सबसे पहला अल्फाबेट है M। सो M दिखती है कितनी बार आ रहा है 1, 2, then 3। सो M आया 3 टाइम्स, सो फ्रीक्वेंसी हो गई 3। टेली मार्क में 1, 2, 3 लाइन्स। देन अल्फाबेट O। सो O कितनी बार आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। O आ रहे 5 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी 5 एंड दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 5। ओके, नेक्स्ट है लेटर N। अब N कितनी बार आ रहा है 1, 2, 3, 4 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी 4 और टेली मार्क में 1, 2, 3, 4, राइट। सो इस तरह से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा मीन्स अगेन आपको डाटा गिवन है, बट दिस टाइम जैसे अभी हमने ऑर्गेनाइज किया उस तरह से नहीं, आप ग्रुप्स बना के डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कुछ एंड उनके मार्क्स गिवन है। लेट्स सपोज 50 मार्क्स का एग्जाम था, तो हर बच्चे के अलग अलग मार्क्स आएंगे, राइट। किसी के 20 आए, किसी के 22, किसी के 25, किसी के 27। सो अगर आप उसको जो हमने पहले किया उसकी तरह रिप्रेजेंट करोगे तो आपको 1 से लेके 50 तक पूरा लिखना पड़ेगा एंड देन एक एक के आगे लिखोगे कि 1 मार्क कितने बच्चों का आया, 2 मार्क्स कितने के आए, ऐसे ही करते करते 50 रोज में वो बनेगा, राइट। सो ऐसे केसेस के लिए हम ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे कि सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है 50 तक हैं, सो हम लेते हैं क्लास इंटरवल और यू कैन कॉल इट ग्रुप्स। क्लास इंटरवल, देन टेली मार्क्स जैसे पहले था एंड देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो अब हम ग्रुप्स या क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया हमारे पास मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, मतलब 50 तक जाएगा। हो सकता है बच्चों के 0 मार्क्स भी आए। सो हमने पहला ग्रुप बना लिया 0 से लेके 10 तक,
आप 0 से लेके 10 तक जितने बच्चों के बीच में मार्क्स आए होंगे हम वो लिख देंगे। जैसे कि अगर एक बच्चे के मार्क्स 6 हैं, एक के 7 है, एक के 4 है, एक के 1 है, सो ये सारे लाई करेंगे इसी ग्रुप में, बिकॉज ये 0 से 10 के बीच में है, राइट। देन नेक्स्ट ग्रुप बना लिया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड देन 40 to 50, राइट। सो इस तरह से हमने ग्रुप्स बना लिए जिसमें हम मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ लेट्स सपोज 0 से लेके 10 तक कितने बच्चों के, 5 बच्चों के मार्क्स हैं। सो 1 2 3 4 5। सिमिलरली नेक्स्ट ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। देन लेट्स सपोज 20 से 30 में 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो सिमिलरली ये चलता जाएगा, राइट। सो इस तरह से जब ऐसे टाइप का डाटा होता है तो हम ग्रुप्स बना के डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है, आपने शायद पाई चार्ट देखा होगा बहुत जगह पे। पाई चार्ट बेसिकली एक डाटा रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें हम सर्कुलर फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग स्लाइसेस बना के। कैसे, लेट्स सी। सो लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कल एंड इसमें आपको डाटा रिप्रेजेंट कर रखा है इस तरह से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये जो अलग अलग प्रोपोर्शंस में डिवाइड हुआ है, जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्कूल के बच्चे हैं एंड उसने हमने पूछा कि आपको कौन कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तो 60% ने बोल दिया कि हमें फुटबॉल पसंद है। ऐसे ही 30% 20% ने बोल दिया हमें टेनिस पसंद है। बाकी ने बोल दिया हमें बेसबॉल पसंद है एंड रिमेनिंग ने बोल दिया कि हमें क्रिकेट पसंद है। सो हमने यहाँ पे डाटा को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया, मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में। अब जैसे इसको देख के हम बता सकते हैं अगर ये 60% नहीं भी गिवन होता, सो इस डाटा की हेल्प से हम बता सकते हैं सबसे ज्यादा कौन सा स्पोर्ट पसंद कर रहे हैं, फुटबॉल, बिकॉज वो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में है। सो इस तरह से हम पाई चार्ट की हेल्प से अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप पाई चार्ट को ड्रॉ कैसे करोगे। अब यहाँ पे रीड करना तो इजी है, जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा है वो ज्यादा हो गया, जिसका प्रोपोर्शन कम है वो चीज कम हो गई। लेकिन अगर आपको डाटा गिवन है और आपको उससे पाई चार्ट बनाना है, सो लेट्स सी वो कैसे बनाते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज ड्रॉइंग अ पाई चार्ट। अब हम देखेंगे पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करना है, बट इसको ड्रॉ करने से पहले हम पहले कुछ डाटा लेते हैं। सो लेट्स सपोज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वैसा ही कुछ डाटा लेते हैं। सो अगर आपको गिवन है, लेट्स सपोज 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स गिवन है, फुटबॉल, देन क्रिकेट एंड देन टेनिस। सो इट इज गिवन फुटबॉल कितने % बच्चों को पसंद है, क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है और टेनिस कितने बच्चों को पसंद है। अब जो आपको डाटा गिवन है, अगर वो इस फॉर्म में गिवन है 50% बच्चों को ये पसंद है, 25% बच्चों को ये और 25% बच्चों को ये पसंद है, ठीक है। अब डाटा आपको परसेंटेज में गिवन है। अब इस डाटा की हेल्प से आपको एक पाई चार्ट क्रिएट करना है। सो पाई चार्ट क्रिएट करने से पहले टेबल में 2 कॉलम्स और बनेंगे। वो क्या होंगे, सबसे पहली चीज जो आप फाइंड करोगे दैट इज फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। सिंस यहाँ पे ये 50% गिवन है, तो 50% को परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए सिंपली 50/100 कर दूंगा, राइट। सिमिलरली ये हो जाएगा 25/100, दिस विल ऑल्सो बी 25/100। सो ये अपॉन 100 तब हुआ जब ये परसेंटेज में था। अगर ये परसेंटेज में ना होता, अगर ये होता कि 50 बच्चों को ये पसंद है, आउट ऑफ लेट्स सपोज 75 बच्चों में से 50 बच्चों को ये पसंद है, तो उसका फ्रैक्शन निकलता 50/75, मतलब 75 में से 50। तो हम नीचे टोटल लेते, सिंस ये परसेंटेज में है तो हमने अपॉन 100 ले लिया। अब ये फ्रैक्शंस क्या होंगे, कट हो जाएगा 1/2 एंड देन दिस विल बी 1/4, अगेन 1/4। सो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आए हैं, 1/2, 1/4 एंड 1/4। सो पहला स्टेप हो गया
फ्रैक्शन निकालना है। सेकेंड स्टेप होगा उसका सेंट्रल एंगल निकालना। सेंट्रल एंगल क्या होता है? किसी का भी अगर आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, तो उसका मतलब है कि आपको उसे मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, सो ये कैंसिल होगा, दिस विल बी 180 डिग्री। देन 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, सो ये कैंसिल होगा, दिस विल बी 90 डिग्री। अगेन 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, सो कैंसिल होके आएगा 90 डिग्री। सो फाइनली जब आप सेंट्रल एंगल निकालोगे तो आपके पास ये डिग्री में आ जाएंगे। जैसे अब आया 180 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो अब क्या करना है आपको? ड्रॉ अ सर्कल एंड इस सर्कल का हम सेंटर पॉइंट लेंगे। सेंटर पॉइंट लेके रेडियस बना देंगे। लेट्स सपोज ये रेडियस बना दी। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स को पुट करने, जैसे कि आप चाहो तो सबसे पहले 180 ले सकते हो, या पहले 90 वाली कर लो फिर 180 पे आ जाना। तो एंगल्स आप आगे पीछे ले सकते हो, बिकॉज जब आप जैसे यहाँ पे 3 है, तो आप जब आप 2 एंगल्स बना लोगे तो जो तीसरा बचेगा वो अपने आप ही 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री मतलब जो एक बचेगा, अगर पहले 2 90 के बना लिए तो 180 बचेगा, अगर पहले 180 और 90 बना लिया तो 90 बचेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ये सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल मतलब कि इनका सम हमेशा 360 डिग्री होगा एंड ए कंप्लीट एंगल इज 360। अभी हम उसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते, सिंपल सा ध्यान रखना है, सेंट्रल एंगल निकालने के बाद हमें इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। सो लेट्स सपोज लाइन वाइज चलते हैं 180 डिग्री, सो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, दिस इज 180 डिग्री, राइट। देन कोई भी बेस लेके 90 डिग्री बनाएंगे, ये हो गया 90 डिग्री, रिमेनिंग विल बी 90 डिग्री इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे जो अभी हमने प्लॉट किया है, दिस विल बी फुटबॉल विच इज 50%, देन दिस कैन बी क्रिकेट एंड दिस विल बी टेनिस। ओके, सो इस तरह से आप पाई चार्ट क्रिएट करते हो। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले डाटा होगा आपके पास, फ्रैक्शन निकालोगे, मतलब कि परसेंटेज में है तो अपॉन 100, वरना जो गिवन है अपॉन टोटल। ठीक है, देन फ्रैक्शन से आप निकालोगे सेंट्रल एंगल, मींस मल्टीप्लाई इट बाय 360 डिग्री। ओके, सो इस तरह से जब आपके पास एंगल्स आ जाएंगे तो आपको उसे एक सर्कल के अंदर प्लॉट करना है। Okay, so this is how you draw a pie chart. Now let's come to the next topic. Now our next topic is probability. अब probability होता क्या है? किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, that is probability. For example, आज बारिश होगी, इसके क्या चांस है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, so that is probability कि उसके होने की या तो होगी, तो क्या probability है कि रेन होगी, और या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेन नहीं होगी, राइट। सो दिस मींस किसी भी चीज के होने का जो चांस है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स सपोज आई हैव अ कॉइन, और अगर मैं उस कॉइन को टॉस करती हूँ, तो टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा, अदरवाइज टेल। सो हेड या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि हेड आएगा, या क्या चांसेस है कि टेल आएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी, राइट। अब प्रोबेबिलिटी का हमारे पास होता है एक फॉर्मूला, विच इज प्रोबेबिलिटी इज यूजुअली इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल का क्या मतलब है? जो हमें चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल आउटकम्स क्या है। जैसे कि अभी हमने कॉइन का एग्जांपल लिया, तो उसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स है, विच इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम, विच इज हेड एंड टेल, राइट। सो फेवरेबल आउटकम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं हेड आने की क्या चांसेस है, सो फेवरेबल आउटकम एक ही है, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन क्या होगा? टोटल क्या है? 2, सो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हेड आने की, राइट। सिमिलरली एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हम 2 चांसेस में देख रहे हैं,
अगर हम एक डाइस का एग्जांपल ले, डाइस यू ऑल नो, जो लूडो प्ले करते हैं तो उसमें डाइस होता है। सो अगर मैं एक डाइस को रोल कर रही हूँ, अब आपके पास टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकती है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, राइट? सो अब टोटल आउटकम्स 6 हो गई। नाउ इफ आई से कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 आएगा, सो फेवरेबल आउटकम अभी भी हमारी 1 है, क्योंकि 3 एक ही बार आ सकता है, अपॉन अब टोटल आउटकम चेंज हो जाएगी बिकॉज ये 6 है। सो ये हो गया 1/6, राइट? नाउ थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। लेट्स सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि नंबर 4 से कम आएगा, ठीक है? सो अब हमने डाइस थ्रो किया एंड आई एम सेइंग कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 से कम नंबर आएगा। 3 से कम कितने नंबर्स हैं? सॉरी 4 से कम कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 3 नंबर्स हैं जो 4 से छोटे हैं। सो अब जो आपका फेवरेबल आउटकम है वो 3 हो जाएगा। 3 डजंट मीन नंबर 3 मतलब 3 पॉसिबल आउटकम्स है, मतलब 1 आएगा तब भी 4 से छोटा है, 2 आएगा तब भी 4 से छोटा है, 3 आएगा तब भी 4 से छोटा है। सो मीन्स अब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो बन गए 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 6। सो कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 1/2। सो मीन्स 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, राइट? सो दिस वाज अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस इसी तरह से आएंगे कि किसी भी चीज की आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। विद दिस वी कवर ऑल द कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर माय साइड फॉर दिस चैप्टर। Again, I'll be coming back with a new chapter. Till then, take care and bye-bye.